हिंदुस्तान आज़ाद होने के समय हम अनाज को इंपोर्ट करते थे और आज 133 करोड़ आबादी होने के बाद आज हमारे पास अनाज सरप्लस में है। लगभग जहाँ तक अनाज की बात करते हैं 300 मीट्रिक टन से ज़्यादा का उत्पाद आज हमारा है। उतना ही हमारा जो है सब्जियों और फलों का उत्पाद भी है, जो कि हमने टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए और फार्मर की मेहनत के लिए साथ प्लस उसके साथ जो पॉलिसीज़ हमारी रही हैं सरकार की, उसके साथ हम इस प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा उत्पाद हुआ है, इसकी कुछ कीमत भी रही है। जैसा कि हम आज फ़ील कर रहे हैं, जैसा कि आज हम महसूस करते हैं कि उसमें सॉइल की डिग्रेडेशन हो, जिस तरह कि हम आज देख रहे हैं कि जो सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है 0.3 से 0.4% रह गया है, और उसके साथ साथ जो हमारे फर्टिलाइज़र और इंसेक्ट एग्रोकेमिकल्स की उनका जो है इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है। पानी के साथ साथ में उसका उत्पाद जो आपकी गुणवत्ता है वो भी कम हो रही है और हर साल वाटर टेबल जो है नीचे जा रहा है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इन सब को देखते हुए हमें जो नई-नई उत्पाद जो है उसके लिए नई-नई विधियाँ हमें देखनी पड़ेंगी, और उसके लिए हम जैसे हमारे फॉरेस्ट थे उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो एक तो क्रॉपिंग सिस्टम में विभिन्नता आएगी और विभिन्नता के साथ साथ फार्मर की इनकम भी वो भी दुगनी होगी। दुगनी से भी ज़्यादा भी हो सकती है कि हमारी पता उस पे चलेगा, निर्भर करेगा कि हम कैसे उसका उत्पाद ले पा रहे हैं। आज मेरे को जो मैं डिस्कस करूँगा, हालाँकि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ट्रीज़ को हम अपने खेतों पे कैसे ले आ सकते हैं। दुनिया भर में हमें पता है कि आज जितने भी चैलेंज साइट्स हैं वहाँ पे पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी था और है भी है। लगभग अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो 45.3 बिलियन मीट्रिक टन जो आज भी कार्बन एग्रीकल्चर लैंड पे सिक्वेस्टर होती है, उसमें से 75% जो आपके पेड़ करते हैं। तो मेरा आज ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो कृषि वानिकी, और कृषि वानिकी के थ्रू जो है इकोसिस्टम की सेवाएं जो हमें मिलती हैं और इनकम फार्मर्स की कैसे बढ़ सकती है और कितनी बढ़ती है, उस पे आज हम इसको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और ताकि फार्मर्स इसको अडॉप्ट भी कर पाएँ और ऑलरेडी कर भी रहे हैं। बात करूँगा जैसे हम पेड़ों की डायरेक्ट बेनिफिट्स जो उत्पाद और प्रत्यक्ष लाभ जो हैं और अप्रत्यक्ष लाभ जो हैं, दोनों की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लाभ में उत्पाद जो सबसे पहले आता है, जिसकी हम बात करते हैं आज। वो चाहे लकड़ी हो, ईंधन हो, चारा हो, फल हो, दवाएँ हो, गैर उत्पाद जितने भी हैं हमारे हैं, और उसके साथ-साथ जो उद्योग हमारे चलते हैं और रोज़गार का जो उत्पन्न होते हैं इसी पेड़ों के लगाने से। हालाँकि अप्रत्यक्ष लाभ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने के बाद भी हमारा जो है उस तरफ जो एम्फेसिस है वो कम रहता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। वो चाहे आपका ऑक्सीजन का रिलीज़ करना, ऑक्सीजन को हमें मिलना हो, कार्बन डाइऑक्साइड को उसको कैप्चर करना हो, सेक्वेस्टर करना हो, बायोडायवर्सिटी हो, जैव विविधता हो, सॉइल कंज़र्वेशन हो, पानी का कंज़र्वेशन हो, वेस्ट वाटर जितना भी हमारा है, जल का प्रबंधन हो, उसके बारे में, और जलवायु जितना भी आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसके लिए भी पेड़ों का जो रेजिलियंस है बहुत ज़्यादा है। इको टूरिज़्म जो ग्रामीण पर्यटन है, उसमें बढ़ावा पेड़ों की तरफ से हमें मिल सकता है। तो इन सब को देखते हुए हमें मालूम है कि पेड़ों से हमें जितनी भी सर्विसेज़ हैं वो तो मिल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है, और हमें याद है कि हाँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो नारा है कि हर मेड़ पे पेड़ होना चाहिए, जो कि पहले भी थे। हालाँकि मैं आने वाली आगे स्लाइड्स में कुछ डिस्कस करूँगा इसके बारे में कि हर मेड़ पे पेड़ होना चाहिए, ताकि हमें ज्ञात है कि इवन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो आपके लैंड्स हैं वो फॉरेस्ट ही हैं। जहाँ पे किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता, किसी तरह की कोई इरिगेशन नहीं होती, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं होती। लेकिन उस सिस्टम में अपने आप उस चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उसी को हम कॉपी करना चाहते हैं कि एक फार्मर के खेतों पे भी इसका उत्पाद हो। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पेड़ कहाँ पे? हालाँकि हमें मालूम है कि पेड़ जो हमारे जंगल है आज हिंदुस्तान में समवेयर 25-26% हमारे जंगल है, चाहे जंगल है, जंगलों के बाद जो पेड़ हैं। तो जो भी लैंडस्केप, जो भी हमें भूमि अवेलेबल है, वहाँ पे हम पेड़ों को लगा सकते हैं, जैसा कि हमारी इस स्लाइड में दिख रहा है। उसमें चाहे हमारे प्रोडक्टिव फॉरेस्ट उत्पादक वानिकी हो, कृषि वानिकी हो,
खेत की सीमा पे पेड़ों को लगाना हो, चाहे जैसे मैंने पहले बताया कि हर मेड़ पे पेड़ का जो नारा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का। गाँव का खेत हो, खेत की मेड़ पे हो, इवन वेस्ट लैंड जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं वो हों। इसी तरह से रेलवे लाइन हो, रोड साइड हो, नहर के किनारे हो, ये सारी जो भी ज़मीनें हैं, सारी सब पेड़ों के लिए उपलब्ध हैं और मिल रही हैं, और इन पे हमें निर्भर करना चाहिए और इन पे हमें प्लांटेशन का उत्पादन करना चाहिए। हालाँकि हमें मालूम है ज़्यादातर जो किसान हैं हमारे, वो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान हैं। चाहे स्मॉल छोटे हों तो चाहे बड़े किसान हों, दो सबकी जो ज़रूरतें हों एक जैसी हैं। ज़मीन जो है इलास्टिक नेचर में नहीं ही है, इसलिए हमें साइडों को इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। हमें जो है उसके लिए अब जो वर्टिकल होराइज़न है उसी को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड में जितना भी दिखाया गया है कि हमें जो है जितना ले ज़मीन का हिस्सा हमारे पास अवेलेबल है उसी में से मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली जो है जैसे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है उसी एक लैंड के यूनिट से लिए गए हैं। तो हमें इसी के लिए हमें एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए निर्भर करना पड़ेगा और पेड़ों पे निर्भर करना पड़ेगा, जो कि हमें सारा एक तो इकोसिस्टम सर्विसेज और दूसरा हमें पैसे भी मुहैया कराते हैं। एक जो जानकारी आपके लिए होनी चाहिए वो है कि हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट उनको प्रबंधन करती है। लेकिन आज हमें मालूम है कि 90% से ज़्यादा जो है 90% से ज़्यादा जो है आपकी लकड़ी है वो किसानों के खेत से आती है, वो चाहे हमारे घर के लिए ज़रूरत पूरी करनी हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी करनी हो। 4% ही हमारे जो है लकड़ी है वो जंगलात से आती है और 6% हमारी जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाती है। कच्चे माल की उपलब्धता के लिए चाहे इंडस्ट्री का है चाहे डोमेस्टिक घर के लिए है, वो उसके लिए जो फॉरेस्ट है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट को हमारे नुकसान ना हो इसके लिए हमें जंगलात के बाहर जो है लकड़ी को तैयार करना पड़ेगा। उत्पाद जितने भी जंगलों से है उनको हमारे जंगलों से बाहर उत्पाद तैयार करना पड़ेगा, तभी हम अपने इसे पेड़ों को जंगलों को बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एग्रोफॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री जो है इसके लिए हमें प्लांटेशन करने पड़ेंगे। हमें कृषि वानिकी की आवश्यकता क्यों है? बेसिकली अत्याधुनिक एक तो संसाधन जितने भी हैं, उनका हम शोषण करते चले जा रहे हैं। हमें पता है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम ये सॉइल में जितने भी अपने खनिज तत्व थे उनका भी हम प्रॉपर्ली उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक ही पौधा संरक्षण से रसायनों का विशाल अनुपयोग कर रहे हैं, क्यों हम मल्टी मोनोकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैव विविधता हमारी जो है उसका नुकसान हो रहा है और पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। इसके लिए हमें पेड़ों की जरूरत पड़ेगी और जो हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, और हमारी इनकम तो इसके साथ साथ बढ़ेगी ही। ये एक स्लाइड जो आपके सामने है इसमें है कि हमारा जो फसली चक्र है इस टाइम जो हम ये बोल सकते हैं हम जो ट्रेडिशनल है उसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने ये पंजाब की दी है आपके पास, जो बड़ी कॉमन एक प्रैक्टिस है कि चावल के बाद गेहूँ एक सीजन में हम धान लगाते हैं, दूसरे में हम गेहूँ लगाते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि आपकी ज़मीन के तो जो सॉइल है वो तो खराब हो रही है, वाटर टेबल भी हर साल आपका जो है नीचे चलता जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए ताकि हमें हमारी फसल भी कम ना हो और उसके साथ-साथ जो है हमारा बाकी जो पानी का अगर रख-रखाव है वो भी होता रहे ताकि उसका भी नुकसान ना हो। हालाँकि इसमें जो कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली है कि जैसे हम दोनों चीज़ों को अलग-अलग से लगाते हैं, उसमें जो आपका जो उनकी परफ़ॉर्मेंस होगी उसमें, और दूसरे जब हम इकट्ठा हम उनको लगाएँगे उन दोनों में काफ़ी फ़र्क आता है और ये चीज़ें हमारी देखने वाली होंगी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मेरे सामने यह है कि हम पॉपुलर जो है अगर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, धान के लिए तो हमें पानी रेगुलर चाहिए, लेकिन पॉपुलर जो है खड़े पानी को टॉलरेट नहीं करता। इसलिए जब हम इस तरह की कोई पौधा लगाते हैं, तो हम ये है पानी का दोहन कम करते हैं। हाँ, लगाने की विधि हमारी है चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे बाउंड्री पे हो। ये 2 तरह से हो और इसके बिना और भी कई तरह के तरीके हैं जिसके तरह से हम इनको पौधों को लगा सकते हैं। वो निर्भर करता है कि हम कैसे उसको मैनेज करना पाते हैं और कितना हमारी ज़मीन के हिसाब से हम कितना प्रोपोर्शन जो है उसको एक कंपोनेंट को फॉरेस्ट पेड़ों वाले कंपोनेंट को और जो आपकी फसल वाला कंपोनेंट है उसको देना चाहते हैं। हालाँकि ये हमें बहुत भाँति मालूम है कि अधिक लोगों के लिए कम भूमि से अधिक बेहतर और सुरक्षित विविधतापूर्ण हमारे उत्पाद हमें चाहिए। तो उसके लिए जो है हमें कृषि वानिकी का हम देखते हैं कि जितने भी ये जो चैलेंज साइट्स हैं, वहाँ पे पेड़ों पे निर्भरता हमारी ज़्यादा है और यही जो है आपके ज़मीन की उत्पादकता भी बढ़ाए रखते हैं, उसको बनाए रखते हैं। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि जब फार्मर को हम कोई नई चीज़ें बताते हैं,
तो फार्मर का उसको अडॉप्ट करने के लिए उसमें जब तक हमारा इकोनॉमिक फ़ायदा ना दे उनको फार्मर्स को दिखे, तो उन चीज़ों को अडॉप्ट करते नहीं हैं। तो इसके लिए कई बार एक एक कहावत जो बड़ी कॉमन है और फ़ेमस है कि एक हाथ में जब बटेर होता है वो उसकी कीमत ज़्यादा होती है देन 2 जब झाड़ी में होते हैं, क्योंकि एक जो है वो हमारे हाथ में है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, 2 हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसका कोई मालूम नहीं है, इसलिए हम उसके जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसी पे हम निर्भरता रहती है हमारी। मोटे तौर पर सामाजिक कारक मौजूदा भू उपयोग पर लाभ ये निर्धारित करते हैं कि कृषि वानिकी एक अवसर है, खतरा है या संभावना है या नहीं। तो इसकी बेस पे जो है फार्मर जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। ये आपके सामने जो एक स्लाइड है, इसमें बड़ा क्लियरली बताया हुआ कि आज से पहले जो है पेड़ों का खेतों पे होना ट्रेडिशनल ही इम्पोर्टेंट था और होते भी थे, और लोगों को निर्भरता भी इस पे रहती थी। लेकिन जिस तरह से हमारी ज़मीन हमारे जो है पार्टीशनिंग होती चली गई, लैंड फार्मर्स की कम होती चली गई, इंडिविजुअल फार्मर की, उसके साथ-साथ क्या हुआ कि हमने उसको कमर्शियलाइज़ करना शुरू कर दिया। जब आप बीच वाली स्लाइड को देख रहे हैं तो इस फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं तो उसमें क्या है कि हालाँकि सारे कंपोनेंट लिए गए हैं, लेकिन सबको अलग-अलग से जगह को दिया गया है। ताकि वो सारी कुछ चीज़ जो है वो उसमें आपस में कॉम्पिटिशन जो है कम हो सके। तीसरी स्लाइड जो है वो उसमें हम मोनोकल्चर की तरफ चले गए, मार्केट की तरफ चले गए कि मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को हम लगाएँगे। बिना ध्यान रखे हुए कि मोनोकल्चर जो है आपका पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है और इकोनॉमिकल भी ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म पे तो इकोनॉमिक्स आपके पैसे दे सकता है जो है, क्योंकि हम मार्केट पे उसको डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट में जो चीज़ बिकेगी उसी को हम लगाएँगे। लेकिन इस कल्चर के कारण जो हमारी ज़मीनों का रख-रखाव, पानी का रख-रखाव जो है और बायोडायवर्सिटी जितनी भी हमारी जैव विविधता है उसमें जो है नुकसान होता चला जा रहा है। तो इसलिए हमें, हालाँकि ये आजकल प्रचलन इसका है, क्योंकि हमें तो ध्यान रखना है कि हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, हमारी डोमेस्टिक की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और साथ-साथ में हमारे जंगल भी बचे रहें। इसलिए हमें एग्रो फ़ॉरेस्ट्री की तरफ चले जाना है और हमें देख ही रहे हैं हिस्टोरिकली जो ट्रीज़ हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के इंटीग्रल कंपोनेंट हैं, वो चाहे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ट्री लगाते हैं। विद समय के साथ उनकी सिलेक्शन पे हमारा ज़्यादा एम्फेसिस चला गया ताकि हम मार्केट जो है डिमांड्स हैं उसकी तरफ से कि हम हमारे फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उसमें से ले पाएँ। हालाँकि एक ये जो साइकिल आपके सामने है, या कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कृषि वानिकी की बात कर रहा हूँ। तो जब भी उसको अडॉप्ट करना हो कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम से जब हम शिफ्ट करते हैं नए सिस्टम पे, तो फार्मर्स के सामने 2-3 चीज़ें का सामने रहती हैं। पहली चीज़ कि उस नए से कांसेप्ट की तरफ उनकी अवेयरनेस हो, उनको जानकारी होनी चाहिए उसकी भी कितनी है। अगर उनकी जानकारी अच्छी होगी, तो तभी वो नेक्स्ट साइकिल में चल पाएँगे। तो दूसरा है कि उनका एज़ सच एटीट्यूड किस तरह है उसके प्रति। तीसरा है एटीट्यूड, अगर पॉज़ फ़ेवरेबल होगा तभी वो तीसरे साइकिल में जाएँगे, और उसमें है तीसरे साइकिल में है कंस्ट्रेंट उनकी जो है, कि उसके पास किस तरह की हो, चाहे लीगल कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, पैसे की कंस्ट्रेंट हो सकती है, टेक्नोलॉजी की कंस्ट्रेंट हो सकती है। इस तरह की सारी, जैसे जिनकी जितनी पावर होगी, जितने अच्छी तरह से वो कंस्ट्रेंट को टेक अप कर पाएँगे, तो उसकी एडॉप्शन हो पाएगी, नहीं तो उसकी नॉन एडॉप्शन होगी। जैसे 2 पिक्चर आपके सामने है, तो एग्रो फ़ॉरेस्ट्री जो है हमें लैंड पे डिपेंड करता है कि हमारे पास लैंड कितनी है। अलग-अलग कंपोनेंट, जैसे एग्रो फ़ॉरेस्ट्री का है सच में, हालाँकि मैं डिफाइन करूँगा कि किस तरह से हम एग्रो फ़ॉरेस्ट्री का डिफाइन करते हैं। तो लैंड का कितना प्रोपोर्शन हमने एक ट्रीज़ के लिए देना है, कितना क्रॉप के लिए नहीं देना है, उसी पे डिपेंड करता है फार्मर्स की लैंड पे। छोटा फार्मर होगा तो वो ट्रीज़ के लिए कम लैंड देना चाहेंगे, छोटा हिस्सा देना चाहेंगे, और बड़ा फार्मर होगा तो ट्रीज़ के लिए ज़्यादा हिस्सा उसमें से दे सकते हैं। ये 50% भी हो सकता है, 75% भी हो सकता है। एक एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं कि सभी फार्मर ने 25% हिस्सा ही पेड़ों के लिए देना है, तो उसको लगाने के भी वो मैनेजमेंट के अलग-अलग तरीके हैं। क्योंकि एग्रो फ़ॉरेस्ट्री में हम बोलते हैं कि एज़ सच ये नीड बेस्ड और साइट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स है, सेम मॉडल जो सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो अगर 25% लैंड है, तो वो 25% लैंड वो चाहे बॉर्डर पे दे दें, चाहे ब्लॉक में दें, चाहे लाइनों में लगाएँ, चाहे डबल लाइन्स में लगाएँ, चाहे स्कैटर ट्रीज़ लगाएँ, कि दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रीज़ के हिसाब से उन्होंने 25% लैंड को ही उसमें एलोकेट किया है, और बाकी जो 75% है वो एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए दिया है, ताकि उसकी क्रॉप भी मिलती रहे उनको रेगुलर। दूसरा है कि पेड़ों से उसको इनकम भी, उनके किसान को इनकम भी आती रहे, क्योंकि हमें विविधता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पेड़ों से इनकम जो है ज़्यादा देर के बाद आएगी।
कम से कम जैसे पॉपुलर की आज बात करते हैं 4 से 5, 5 से 6 साल उसमें लगते हैं, लेकिन 6 साल से पहले भी तो फार्मर को कुछ ना कुछ इनकम चाहिए रेगुलर घर का काम चलाने के लिए, उसके लिए उनको फसल है, जो छोटे समय के लिए उनको इनकम देते रहेंगे। कृषि वानिकी का एक रूप तो जानबूझकर पेड़ों को फसलों के साथ लगाने, जैसे मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा, हम कैसे इसको कृषि वानिकी होता क्या है? तो इसमें हम पेड़ों को फसलों के साथ लगाना, पेड़ों को पशुओं के साथ उनको जोड़ना और या तो फिर फसलों, पेड़ों और तीनों चीज़ों को इकट्ठा लगाना और एक ही जगह पे। वो भी ये भी हो सकता है कि हम एक चीज़ को छोड़ के हो दूसरी चीज़ को एक साइकिल में भी कर सकते हैं, तो इसको हम एग्रोफोरेस्ट्री बोलते हैं। हालाँकि जो पेड़ों का लगाना है वो जानबूझ के होना चाहिए कि हमें समझ के साथ उनको लगाना है। तो इसको हम अलग-अलग मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनकी कुछ मैं आगे एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा किस तरह के हमारे पास हैं। कृषि वानिकी के लाभ क्या होंगे? हालाँकि लाभों को मैं बहुत संक्षिप्त से यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। हालाँकि जैसे मैंने बताया कि जंगलों का सेब का उनको बचाना, वृक्षों के साथ जो हमारी लकड़ी की हो या दूसरी जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उनका तो होना ये वो है ही है। जो फ़ायदे है ही हैं, उसके साथ ही इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो है, सॉइल का कंज़र्वेशन, वाटर कंज़र्वेशन, ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना और उसके साथ जो कार्बन जो है, आज हम कार्बन की ही बात करते हैं दुनिया में जो है, कि कार्बन लेवल अगर बढ़ रहा है तो सबसे आसान तरीका और सस्ता तरीका है कार्बन को कैप्चर करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएँ और उस सिस्टम में वो सारे पेड़ जो हैं, उस सिस्टम में उसको कार्बन को फिक्स करें, जो कि सबसे आसान है। नहीं तो के तरीके तो और भी हैं, लेकिन उसमें जो है आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें आप हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम उन वो वाली जो टेक्निक्स है उनको अपनाते नहीं हैं। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों की जो प्रजातियों की जितनी है, इनके लक्षण किस तरह से होनी है, किस तरह के पेड़ होने चाहिए, हालाँकि इस स्लाइड में दिखाया गया है। उसमें हालाँकि जैसे हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर जो है छोटे फार्मर हैं, उनके लिए जो है जल्दी से जल्दी उनको पैसे की मिलने चाहिए। पेड़ ही ना हो कि उसमें किसी तरह की बीमारी वगैरह कुछ इस तरह के लक्षण हो ताकि वो जो एग्रीकल्चर क्रॉप हम उनके साथ लगा रहे हैं उनको खराब करे। ये ना हो सॉइल एंड वाटर का जो है उसको खराब करे या उसमें से उसका दोहन ज़्यादा हो। तो इस तरह की जो है ज़्यादातर ये है कि पेड़ जो हैं वो आपके नीचे जो फसल लगाई हुई है उसको शेड द्वारा करें, उनके साथ कंपटीशन ज़्यादा हो। तो इस तरह के ये जो पेड़ हैं उनको हम इसके लिए नहीं लगाते हैं। और ये डिपेंड करेगा जितनी भी है कि कौन-कौन सी हमारी स्पीशीज़ और कौन-कौन से हमारे पेड़ हैं जो हमें अच्छी इनकम देते हैं और अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका कंपटीशन हमारी फसलों के साथ कम हो। किसी तरह का कीट और रोग का आश्रय वो पेड़ ना दें, नहीं तो क्या होगा कि उससे नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। क्योंकि एक चीज़ तो हमें वही ध्यान में रख के चलना होगा कि इसमें से है जो ट्री जब पेड़ों को हम फसलों के साथ लगाते हैं तो उसमें इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह की इंटरेक्शंस होती हैं। तो दोनों की जो इंटरेक्शंस हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होंगी तो हमें उस चीज़ को फार्मर जो है अडॉप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से फसलों के आपके जो कुछ लक्षण जो किस तरह के होने चाहिए ताकि फसलों को भी अपनाया जा सके। जैसे उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। थोड़ी-सी शेड हमें मालूम है कि जब पेड़ होंगे तो शेड होगी तो उसको जो टॉलरेट करने का पोटेंशियल होना चाहिए उनमें। जो भी जितना भी ये ऐसा चीज़ जो है जो हार्श कंडीशंस हैं और उसमें जो जैसे आपकी शेड होगी या दूसरे कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो ज़मीन के ऊपर के भी हो सकते हैं, ज़मीन के नीचे भी हो सकते हैं। उन सबको टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हीं फसलों को हम इनके साथ लगा सकते हैं ताकि क्योंकि सभी जो अगर दोनों चीज़ें अगर लाइट डिमांडिंग होगी तो वो नहीं चलेगी, तो पार्शियल शेड लविंग और शेड लविंग क्रॉप्स ही इसके नीचे हमारे प्रॉपर्ली चल सकती हैं। या तो हमें मालूम है कि पेड़ों से एक सीज़न में जो पत्ते गिरते हैं, तो उस सीज़न में तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन दूसरे के जो सीज़न है उसमें से हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम पेड़ों पे हमारी इनकम जो है ज़्यादा आ सके। क्योंकि आज का जो हमारा मेन एम्फेसिस है वो है फसल पे जो आपकी इनकम उसमें से कितनी आती है और हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज जो है। काम करने के हालाँकि कई तरीके होंगे। सिर्फ़ कल्पना से हमारे डिपेंड करता है कि हम उस हमारी सीमित होने के कारण हम उस चीज़ को ले नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल दी कि हमें अगर एक ही तरीका अपनाना है उसके लिए, जैसे कि हम एक टेक्नोलॉजी को सभी फार्मर्स को नहीं दे सकते क्योंकि फार्मर्स का लेवल और कैपेसिटीज़ अलग-अलग हैं। तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत क्या है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फार्मर के पास अगर उनके पास अपनी डेयरी है, अपने पशु हैं, उनको फॉडर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लकड़ी के पेड़ नहीं दे सकते वो, ताकि हम उनकी ज़रूरत देखें। उनके जो पोटेंशियल नॉलेज का कितना है, उनका पैसे का पोटेंशियल कितना, उनकी ज़मीन कितनी है, उसके हिसाब से ही हम बाकी चीज़ें जो प्लान करेंगे उसमें। हर एक एग्जांपल आपके सामने बड़ी क्लियर वे दी हुई है कि फसलों को जब हम सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे पॉपुलर देखिए आप जो दिसंबर महीने में है, पॉपुलर में पत्ते नहीं है तो आपकी फसल जो है लहलहा रही है और उसमें जो हरी है। जब फरवरी महीना आता है तो आपके थोड़े-थोड़े से पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, उससे वो प्रेशर जो है क्रॉप पे पड़ता है। आप अप्रैल में जब जाते हैं तो पूरे पत्ते आ जाते हैं और आपका शेड उसमें करते हैं, लेकिन उतनी देर तक जो है आपकी फसल तैयार हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं, ये सबसे बहुत अच्छे हैं, ताकि इसमें हमारे ट्रीज़ का भी नुकसान नहीं होता और हमारी फसल का भी नुकसान नहीं होता। फार्मर जो है, उनको फसल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको रेगुलर इनकम देती है। जो पेड़ हैं आपको एक टाइम के समय के बाद आपको इनकम देंगे, वो चाहे हम उसको कैलकुलेशन में ले सकते हैं। लेकिन आप एक अवधि है उसकी, मैच्योरिटी है उसकी, उसकी हार्वेस्टिंग एज है, उसके बाद ही आपको इनकम मिलेगी। लेकिन फार्मर को रेगुलर इनकम चाहिए, उसके लिए फसलों का लगाया जाना और एप्रोप्रिएट जो प्रॉपर फसलें हैं उनको लगाया जाए जो उसमें सूटेबल हों। हालाँकि एक एग्ज़ाम्पल मैंने पहले दी थी कि एज़ सच धान जो है हमारा पानी को बहुत ड्रेन कर रहा है। पंजाब की जैसी अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हर साल जो आपका पानी का लेवल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डाउन चलता जा रहा है। इसलिए हम उसके लिए तरीके ढूँढ रहे हैं कि ताकि वो जो धान की फसल है, या चावल चावल जो प्रोड्यूस करते हैं उसको कम किया जाए। तो उसके लिए एक, जैसे मैंने पहले बोला कि पॉपुलर एक ऐसी फसल है जिसको पानी तो चाहिए लेकिन खड़ा पानी नहीं चाहिए, और धान ऐसी फसल है जिसको खड़ा पानी चाहिए, इसलिए दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन फिर भी फार्मर्स अगर चाहते हैं कि दोनों तरह के दोनों फसलों को लेना है, तो अलग-अलग तरह से उसके प्लांटिंग मॉडल्स हो सकते हैं, चाहे वो बाउंड्री पे लगा दें, चाहे रेज़्ड बंड पे लगाएँ, तो इसको भी लगाया जा सकता है। इस तरह के ये कुछ मॉडल्स की मैं फ़ोटोग्राफ आपको दे रहा हूँ, हालाँकि स्पेसिफ़िकली एक क्रॉप को लेके चल रहा हूँ, जो पेड़ हुए और फसलों की। इसमें जैसे पॉपुलर और सरसों के साथ है, पॉपुलर का लहसुन के साथ है, अरबी है, हल्दी है, अमरूद है, गेंदा है, इस तरह के हैं। और आगे कुछ मॉडल जो आपके फ्रूट प्लांट्स के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्रूट प्लांट जब भी हम लगाते हैं उसमें जो इनिशियल स्पेसिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, और फ्रूट प्लांट जो कमर्शियल बेयरिंग में है आपके 4-5 साल के बाद ही वो कमर्शियल बेयरिंग में आते हैं, और 4-5 साल में अगर वो जो बीच में स्पेस है उसको अगर हम इस्तेमाल कर पाएँ, तो ताकि हमारे पहले जो 4-5 साल जिस टाइम हमारे फ्रूट से कोई इनकम आमदनी हमें नहीं आ रही है, तो उन पेड़ों को हम लगा सकते हैं। इस तरह के जो मॉडल है इनको, जो कृषि वानिकी की आधारित जो है सिस्टम है, उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से और एग्ज़ाम्पल हैं जिसमें हम प्लांट्स को बाउंड्री पे लगाते हैं, या मल्टीपल कंपोनेंट्स हम उसमें ले सकते हैं। फल आधारित कृषि वानिकी की कुछ एग्ज़ाम्पल्स। हालाँकि कुछ सिस्टम जो हैं, जैसे मैंने इस स्लाइड में दिखाया गया है, सिस्टम जो भी वही अडॉप्ट फार्मर करेगा जो प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव होने के साथ-साथ जो है उसको इनकम देगा, और इनकम से देने के साथ वो सस्टेनेबल भी होगा। हालाँकि ये सिस्टम ऐसा है जो कि सस्टेनेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और हेक्टेयर बेसिस पे अगर हम उन दोनों प्लांट्स को अलग लगाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। जब हम उनको इकट्ठा लगाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन इस तरह का सिस्टम जो है ये एज़ सच अडॉप्ट तभी हो नहीं रहा है, और इसके लिए प्रोडक्टिविटी को एक पैरामीटर हम नहीं ले सकते जब तक एडॉप्शन ना हो उसकी। प्रोडक्टिव भी है सिस्टम, सस्टेनेबल भी है, लेकिन अडॉप्ट नहीं हो रहा। अडॉप्ट नहीं होने के कारण कई हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि ये नीड बेस्ड साइट स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारी हिमाचल की जो एक कोई मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है तो वो आंध्रा में भी चलेगा, जो आंध्रा का मॉडल जो है वो पंजाब में चलेगा। तो हमें साइट स्पेसिफिक और नीड बेस्ड जो है मॉडल्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और यही है जो कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी डेवलप कर रही हैं। इसी तरह ये पेड़ हैं। हालाँकि एग्ज़ाम्पल्स मैंने कुछ बड़ी स्पेसिफिक पॉपुलर को लेके दी है, लेकिन ये पेड़ हैं जो कि ऑलरेडी फार्मर्स इनको कमर्शियली लगा रहे हैं। तो ये लगाए भी जा सकते हैं, और जो फसलों के साथ बहुत अच्छा और इनकम भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। जैसे पॉपुलर है, सागवान, हालाँकि रोटेशन लंबी है, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स कम करके हम इसको भी लगा सकते हैं। सफेदा जो है ये चाहे फार्म फॉरेस्ट्री में हो तो चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री में हो, सिंस कि एवरग्रीन है, इसलिए इसमें फसल जो नीचे है वो कम आती है, तो फार्म फॉरेस्ट्री में हम लगा सकते हैं। मलाइना हो, सूबबुल है, बाँस है, मलाइना है, विलो है, इस तरह के कई जगह हैं, जो कि साइट स्पेसिफिक और स्टेट वाइज़ अलग-अलग से रहते हैं, और फार्मर की डिमांड और इंडस्ट्री की डिमांड जो है, ताकि अल्टीमेटली हाँ, एग्रो फ़ॉरेस्ट्री तो इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज़ के लिए काम, और फार्मर की जो है
डिमांड जो है पैसे के हिसाब से रहेगी। जो चीज़ उनको पैसा ज़्यादा देगी उसी चीज़ को जो है फार्मर जो लगाना चाहेगा। तो इसलिए वो जो चाहे सिलेक्शन आपकी क्रॉप की हो, तो चाहे ट्रीज़ की हो, मार्केट ड्रिवन है। हाँ, इसके लिए जो सबसे बड़ा पैरामीटर या ये बोल सकते हैं आपके सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी जो है पौधशाला जो है, जो नर्सरी प्लांट है। एग्रीकल्चर क्रॉप में अगर आपने गलत सीड जो है चॉइस कर लिया या सेलेक्ट कर लिया या ले लिया, उसकी फसल लगाई आपकी, तो 6 महीने के बाद हम गलती को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन पेड़ों के केस में हमारे क्या होता है कि 4-5 साल के बाद ही हमें पता चलता है कि पेड़ों की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, तो फिर हमें ना तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए जो पौधशाला है, जो भी प्लांट मटेरियल हम यूज़ करें वो जेनेटिकली अच्छा होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, ताकि हम उसका नुकसान ना हो, और जब भी हम उसको लगाएँ तो सारी जो प्रैक्टिसेज़ हैं उनको फ़ॉलो करें। लगाने का हालाँकि फार्मर लगा लेते हैं, मैनेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब सेल करने की बारी आती है, तो अल्टीमेटली जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, उसी के तहत हम उसको सेल करते हैं। वो उसमें हम थोड़ा-सा प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पा रहे, और सब जब हम लकड़ी की बात करते हैं, तो हम वैल्यू जो है तने की ही डालते हैं, मेन स्टेम जो है। हालाँकि हमें आज पता है कि प्लांट के सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो सेलेबल हैं, वो उनको बेचे जा सकते हैं। तो मैंने इससे 10 जो वृक्षों हैं अलग-अलग की उनकी प्रजातियाँ हैं, उनके हिसाब से ये कंपोनेंट निकाले हैं कि तने में क्या 47%, उस तरह टहनी या पत्तियाँ और छाल और जड़ का कितना-कितना प्रोपोर्शन रहता है, उसी के हिसाब से हम जो है एक ट्री की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे सारे कंपोनेंट्स को अगर हम अलग-अलग तरह से अगर इनको ये वैल्यू देंगे, तो आपका ₹3095 एक रफ़ सा एस्टिमेट जैसा इसमें लगाया गया है, कि इतनी की इनकम हो सकती है। लेकिन अगर हम उसका सिर्फ स्टेम की वैल्यू लगाएँगे तो उसका हम यानी 2200-2500 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमें सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू लगा के उसी हिसाब से हमें सेल करना पड़ेगा, ताकि फार्मर्स उसका लाभ उठा पाएँ, ताकि उनके कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो हों उनसे किसी तरह का नुकसान ना करें उनका। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे कंपोनेंट जो आज सेलेबल हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं, तो हमें पेड़ के प्लांट की उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। जहाँ तक है ये मार्केट का है, तो मार्केट हमें प्लांट्स का हमें मालूम है कि आजकल ये वेट बेसिस पे एक तोल भाव जो तोल करके भी इसका लगाया जाता है। तो हमें काटने के बाद मंडी में ना ले जाएँ इसको। ताकि क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे है उनको मालूम है कि आप काट के लाए हैं तो इसका वेट लॉस होता रहेगा। तो हम खड़े पेड़ की जो है वो कीमत लगाएँ और उसके बाद नेगोशिएट करें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। सो दैट ताकि हमें प्रॉपर उसका मूल्य मिल जाए। नहीं तो हमें अगर नहीं मिलता है तो हम उस पेड़ को खड़ा रहने दें, और उसको अगर रहने देते हैं तो आगे क्या होगा कि जो उसमें एक तो ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा पैसे उसके मिल सकते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए ये है कि वो ध्यान से अपनी सेल उसको करें। दूसरा जो था कि हमारा आज का जितना भी बात हम करते हैं वो क्लाइमेट चेंज की करते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है। उसके कारण जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका बारिश जो है उसका प्रॉपरली जो साइकिल है उसको नहीं प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हालाँकि कार्बन का जो डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन में चलता रहेगा और चलेगा भी, क्योंकि हमें अभी डेवलप होना है। तो उस चीज़ के लिए जो पेड़ों का जो रोल है, जो पेड़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जब हम फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से लेते हैं, पानी ज़मीन से लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होती है और उसकी ग्रोथ होती है। और वो जितनी भी लकड़ी हमारे पास है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बेसिस पे, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि पेड़ जो हैं वो सोर्स भी हैं उसका कार्बन का और सिंक भी है। जब हम उसको पेड़ को लगाते हैं तो हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब उसी पेड़ को हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसका क्या मतलब है कि वो एक से सोर्स हो गया। जितनी उसने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली थी उतनी उसने का एटमॉस्फेयर को वापस दे दी। लेकिन उसी पेड़ को अगर हम प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे फर्नीचर के लिए, कहीं बिल्डिंग के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो हम उतनी जो है उसकी कार्बन जो है उसको फिक्स कर रहे हैं जितने देर तक वो रहेगा। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें हम कार्बन को फिक्स कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो आपके सामने है, रोड के दोनों साइड की ज़मीन जो है एक जैसी है, लेकिन एक में तो आपकी प्लांटेशन है, दूसरे में नहीं है। तो जो जिस एरिया में प्लांटेशन है वो आपको मालूम है कि जो आपका पेड़ है, उसका ड्राई पे जो वेट के बेसिस पे लगभग 50% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा उस पर्टिकुलर लैंड ने जो आपका रोड के दूसरी साइड को है, तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइम लैंड यूनिट में है। जो हमारी रोड के इसी साइड को है तो उसमें जिस इसके पेड़ नहीं है तो उसमें
ओरिजिनल पोजीशन में है, उसमें बहुत कम जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इस तरह से हम उसको कार्बन को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर से ही आ रहा है। जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सभी कंपोनेंट आपकी जो सेलेबल हैं। तो इसी तरह से इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि आज सारे जो कंपोनेंट हैं, इवन पत्ते भी बिक रहे हैं और टहनियाँ भी आपकी और जड़ों भी बिक रही हैं। लेकिन ये केवल कार्बन की जब हम बात करते हैं, तो हम ये सोच के चलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उस सिस्टम में रहेगा, लेकिन हम पूरा सिस्टम को बाहर ले आते हैं। उसमें चाहे वो कार्बन का हो, चाहे न्यूट्रिशन का लॉस हो। तो न्यूट्रिशन और इस चीज़ की लॉस को पूरा करने के लिए ज़मीन में अल्टीमेटली क्या है, इसको केवल हम न्यूट्रिशन एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो हमें जो है बाहर की तरफ से, बाहर से जो है उन न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हमें वो करना पड़ेगा। हालाँकि पेड़ों का 2-3 फ़ायदे जो बहुत ज़रूरी हैं, तो पेड़ों की जड़ें जो है नीचे डाउन होने नीचे जाने के कारण जो न्यूट्रिशन है ये नीचे से लेते हैं। नीचे से लेने के बाद जो पत्तों के थ्रू ज़रिए जो है अल्टीमेटली ज़मीन के ऊपर लेयर पे ले आते हैं, ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है और ऑर्गेनिक कार्बन उसका इंक्रीज़ करता है। उसी तरह पानी का भी है। पानी ये ऊपर वाली सतह से नहीं लेते, पानी जो है नीचे वाली सतह से लेते हैं और कई बार हम इसको हाइड्रोलॉजिकल पंप भी बोलते हैं। ये हालाँकि पेड़ों के कुछ बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं, जो कि नॉर्मली एग्रीकल्चर क्रॉप से हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप की जड़ें जो हैं ऊपर रहती हैं और जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है और प्लस फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन है, हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ज़मीन से और हमारी ज़मीन जो है इस तरह से डिग्रेड होती चली जा रही हो। ज़मीन में एडिशन जो है कार्बन की वो नहीं है। इसी तरह इसलिए मैंने आपको बताया कि आज हमारी 0.3 से 0.4% तक ऑर्गेनिक कार्बन है ज़मीन में, जो कि प्रोडक्टिविटी है, इसलिए हमें बाहर से जो फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। हालाँकि हम जब उसको एस्टिमेट करते हैं, जो पहली फ़ोटोग्राफ में मैंने दिखाया है कि जो है धान की फसल को आप पॉपुलर से रिप्लेस कर सकते हैं, पेड़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। हालाँकि हमें ध्यान रखना होगा कि हमें रेगुलरली प्लांटेशन करनी होगी, ताकि फार्मर एक साइकिल जैसा बना लें कि जितना पेड़ वो काटेंगे उतने नए लगाते रहेंगे। एक साइकिल बन जाएगा, ताकि उनको रेगुलर इनकम हर साल आती रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि 10 हेक्टेयर की लैंड है तो 10 हेक्टेयर 1 साल 5 साल के बाद 10 हेक्टेयर के पैसे आ जाएँगे, बाकी 4 साल में कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम उसी 10 हेक्टेयर को 5 हिस्सों में बाँटते हैं, तो फार्मर को हर साल के बाद 2-2 एकड़ की जो है 2 हेक्टेयर की जितने भी पैसे उनको मिलते रहेंगे। तो इस तरह हमें रोटेशन को बना के चलना चाहिए। दूसरी फ़ोटोग्राफ में मैं एक जो किसान जो ट्रैक्टर के नीचे जो टहनी है, जितनी भी आपने प्रूनिंग का मटेरियल आता है, उनको टायरों के नीचे क्रश कर रहे हैं, सुखा के क्रश कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो ज़मीन में डालते हैं, ताकि उनका ऑर्गेनिक कार्बन लेवल जो है बढ़ पाए उसमें। तो इस तरह से कई-कई तरह के वो सिस्टम्स हैं कि हम जब कार्बन की बात करते हैं, तो हालाँकि हम एस्टिमेट उसको बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यथावत जो उसकी संभावना जो है, जो क्षमता है वो बहुत कम है, जितनी कि हम सैद्धांतिक तौर पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं। इतना हो सकता है, उसके बेसिस पे हम कार्बन जो प्रोजेक्ट वगैरह वो एस्टिमेट कर सकते हैं। क्यों हम आज बात करते हैं जो इकोसिस्टम सर्विसेज़ की, कि जो पेड़ लगाने से हमें जो है उससे इनकम भी आ सकती है, कार्बन के तौर पे हम उसको सेल भी कर सकते हैं। दूसरा ये जो इश्यू था, जो था जो आपका इनकम का था। तो आज की कई तरह के मॉडल हमारे पास सामने हैं, जिनकी की इनकम जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है उससे बहुत ज़्यादा आती है। काफ़ी है, सिर्फ़ फ़र्क इतना ही है कि उसकी इनकम जो हमारी जो है वो पेड़ की जितनी की उम्र है उसके हिसाब से उतने सालों के बाद ही मिलती है, लेकिन अदरवाइज़ उसकी ट्रेडिशनल सिस्टम अगर एनुअल कैलकुलेशन करें, उससे ज़्यादा ही हमें इनकम मिलती है। हालाँकि इसमें से दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है एम्प्लॉयमेंट का। और 1 हेक्टेयर के प्लांटेशन अगर हम करते हैं, तो उसमें 450 मैन डेज़ जो है मानव दिवस जो है वो जनरेट होते हैं, राइट फ्रॉम नर्सरी से लेके और प्रोसेसिंग तक, जिस तरह से हमने इसमें फ़ोटोग्राफ में दिखाया गया। नॉर्मली कृषि वानिकी में 4 आई जो है इंग्लिश में उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो इंटीग्रेशन वगैरह जो जितने हैं वो सारे सिस्टम में है। लेकिन 5वाँ आई जो है इनकम, हम उसको लेके नहीं चलते। लेकिन फार्मर जो है वो फार्मर कोई इस तरह का इकोलॉजिस्ट नहीं है कि जिसको जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना चाहता है या लोगों का के लिए इकोसिस्टम को सुधारना चाहते हैं। हालाँकि सिस्टम चाहे लैंड में हो, तो चाहे लैंड के सराउंडिंग में हो, वो इम्प्रूव होता है, लेकिन उनका कंसर्न जो मेन है इनकम से है। इसलिए 5वाँ आई जो है इनकम वाला है, वो बहुत ज़रूरी है और इनकम बेसिस पे ही सिस्टम जो है अप्लाई होंगे, क्योंकि ये जो है प्राइवेट लैंड है। फार्मर जो है छोटे फार्मर्स हैं, उनको रेगुलर इनकम चाहिए। आज भी हमें पता भी है 60% के तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो आज भी खेती से जुड़ी हुई है और खेती हमारा धंधा है और उसके लिए हमें पैसे कमाने की ज़रूरत है। हालाँकि कठिनाई जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कठिनाई नए विचार में नहीं है। जैसे नया सिस्टम हमें तो मालूम है कि बहुत प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव होने के साथ-साथ हमें इनकम भी बहुत ज़्यादा देता है।
लेकिन जब तक फार्मर सेटिस्फाई ना हो और फार्मर को श्योर ना हो कि उसको इनकम ज़्यादा मिलेगी, और पुराने सिस्टम जो ऑलरेडी वो फॉलो कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं तो नया अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नए पुराने सिस्टम को छोड़ना ज़रूरी है। जैसे मैंने ट्रेडिशनल एक रोटेशन की बात की थी, तो ट्रेडिशनल रोटेशन को जब वो छोड़ेंगे तो तभी नई रोटेशन को अडॉप्ट कर पाएंगे। और नया कोई भी टेक्निक हो सकती है, वो चाहे आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री की हो, फार्म फॉरेस्ट्री की हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, कोई किसी तरह की फार्मिंग हो सकती है। तो उसको तभी अडॉप्ट करेंगे जब वो पुराने वाले सिस्टम को छोड़ेंगे। पुराने वाले सिस्टम में थोड़ा-सा ये होता है कि वो फार्मर वेल वर्स्ड होता है उसके लिए, कि उनको मालूम है कि उसकी टेक्निक्स क्या है, उसमें से कितना उनको इनकम आएगी। जैसे आज राइस वीट की बात करते हैं हम, तो नॉर्मली फार्मर को पता है कि इसका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो एश्योर्ड मार्केट है उसकी है। तो जबकि दूसरी कोई भी फसल लगाएँगे, वो चाहे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल हो, ट्रीज़ हों, आपके टिम्बर ट्रीज़ हों, उसके लिए उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके लिए मार्केट के लिए भी उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसलिए फार्मर कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तभी वो उस नई तकनीक को अपना पाएँगे। हालाँकि इसमें बाधाएँ भी बहुत हैं। एक तो सबसे बड़ी ये है कि लॉन्ग रोटेशन है। दूसरा है कि जब हम 2 सिस्टम 2 चीज़ों को इकट्ठा एक जगह पे लगाते हैं तो उसमें कॉम्पिटिशन भी होता है। और एक तो टेक्नोलॉजी जो है, उसकी जो है नॉर्मली जो है फार्मर टू फार्मर, या फार्मर जो आज अपने जो खेती-बाड़ी कर रहे थे, उससे बहुत अच्छी तरह से जागरूक हैं, जानते भी हैं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी कोई भी होगी, उसकी ज्ञान जो है और उसके जो जितने भी नॉलेज है, उनके तक जानी चाहिए। उसके बाद है कि कोई किसी तरह का भी जो बैंकेबल जो इश्यूज़ हैं, नॉर्मली क्या होता है कि बैंक में अगर अगर कोई बैंकेबल प्रोजेक्ट है तो उसमें आप रेगुलरली आपको किस्त वापस करनी पड़ती है, लेकिन पेड़ों की इनकम आपको 5-6 साल के बाद आएगी, लेकिन बैंक इसके लिए पैसा वगैरह देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। बाकी है कि अगर आपकी अपनी ज़मीन नहीं है, अगर आप लीज़ पे लेते हैं, तो भी ये एग्रो फ़ॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। कानूनी मुद्दे हालाँकि कुछ ऐसे हैं, उनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा। तो गवर्नमेंट ने कई तरह से ये हमें सपोर्ट कर रही है। हम अगर पिछले 10-15 साल में लेके चलें, तो उसमें चाहे एग्रो फ़ॉरेस्ट्री का सबमिशन हो, एग्रो फ़ॉरेस्ट्री पॉलिसी हो, कृषि वानिकी पॉलिसी हो 2014 में जो आई थी, उसके बाद जिस तरह भी हमारा बैम्बू का जो अभी इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है ताकि हमारी ये इम्पोर्ट जो है कम हो। हमारा अपना बैम्बू जो है वो इस्तेमाल हो। लकड़ी पे भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी उसके जो कम हुई है ताकि हमारी अपने प्रोड्यूस जो है बाहर से आए और हमारे जंगलों की संरक्षण हो सके। अभी शीशम के रिलेटेड जितने भी पहले तो है जो एक्सपोर्ट के लिए था डिफरेंट आर्टिकल्स, उनके पे कुछ बैन्स था, वो उसको भी रिलैक्स किया गया है। इस तरह से जैसे बैम्बू था, तो बैम्बू को पहले जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो था, वो पेड़ की श्रेणी में था, अब उसको ग्रास की श्रेणी में लाया गया है। इस तरह से कई तरह के प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का तो मैंने आपको बताया ही है, जो स्लोगन है कि हर मेड़ पे पेड़ होना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो आपकी जो देखभाल करते हैं, आपको इकोनॉमिकली भी है और इकोलॉजिकली दोनों तरह से सपोर्ट करते हैं। हालाँकि जो ये एक स्लाइड जो मेरे सामने इस टाइम पे दिखा रहा हूँ आपको, हालाँकि जितने भी जो सिस्टम है, जो ट्री बेस्ड हैं, इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारे फार्मर लेवल पे भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह डेवलप करती हैं, उसके साथ-साथ हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लेफ्ट साइड को सबसे ऊपर वाली फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि फल के पेड़ जो है, पेड़ों के जो टिम्बर ट्री है, उनके साथ लगाए जा सकते हैं। तो ये मैसेज जब फार्मर के पास प्रॉपरली नहीं गया, तो उन फार्मर जी जो थे हमारे रिस्पेक्टेड फार्मर, उन्होंने क्या कि एक ही गड्ढे में दोनों पेड़ लगा दिए। तो ये इस तरह से नहीं चला गया है कि क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी ये थी कि इन बिटवीन जो स्पेस है उसको इस्तेमाल करना। आप देख रहे हैं कि प्रूनिंग की जो फॉल्टी मेथड्स हैं, उनको हमने अडॉप्ट ना करें। दूसरा है कि जो क्लोन या जो भी वैरायटी हम इस्तेमाल करते हैं, जो तीसरे नंबर पे जैसे सफ़ेदे का मैंने पेड़ की एक फ़ोटोग्राफ दिखाई है, तो उसमें देख रहे हैं हम तना जो है वो चपटा हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब हम सेल करते हैं तो मार्केट में उसकी सेल वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें अलग-अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कोई भी 2 फ़ास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ हैं, उनको हम इकट्ठा ना लगाएँ, क्योंकि दोनों की लाइट की रिक्वायरमेंट है। जो एक ऊपर आ जाएगी वो दूसरे को आने नहीं देगी। इसी तरह से हमारे कई बार ये होता है कि नर्सरी जो प्राइवेट नर्सरी ग्रोवर्स हैं या कोई और है जो जिनको पूरी नॉलेज नहीं रहती है, तो मैं आपको सबसे नीचे वाली लाइन में जो दूसरे नंबर पे फ़ोटोग्राफ है, तो जिस फार्मर ने लगाया था उनको भी ये इस स्पीशीज़ का ज्ञान नहीं था, जिसने सप्लाई की उनको भी ज्ञान नहीं था। तो उसके कारण क्या हुआ, उन्हें जो देना तो लगाना तो फार्मर ने भी डेक था, जब उनसे पूछा गया तो लगाया हो वहाँ पे चुकरेसी है। तो इस तरह का भी कई बार अज्ञानता जो रहती है। कई बार है कि कुछ क्रॉप्स हम मार्केट में वो ले लेते हैं,
तो उनकी तरफ भी ध्यान रखना है। हालाँकि एक्सटेंशन जो कंपोनेंट है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ऑलरेडी गवर्नमेंट के कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो फार्मर तक पहुँच पाए। भविष्य का दृष्टिकोण हालाँकि हमें मालूम है कि दूसरी हरित क्रांति के लिए पशुधन, चारागाह और वृक्ष फसलों का सहित कृषि वानिकी मॉडल जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा ताकि हम चाहे अपनी सॉइल का ध्यान रख पाएँ, हम अपने पानी का रख-रखाव, हमारी बायोडायवर्सिटी का रख-रखाव उसको रख पाएँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के, चाहे मैंने दो ही चीज़ इश्यूज़ हमारे आज डिस्कस करने के थे। एक तो पर्यावरण के थे इश्यू और दूसरे था हमारा इकोनॉमिक्स का जो है जो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट जो फार्मर को उनके लिए है, तो दोनों के लिए जो है ये पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हालाँकि मैं कई तरह के इश्यूज़ हैं जो हम पूरी तरह से और ले सकते हैं। कृषि वानिकी जिसे उसको अगर हम अपनाते हैं, उसको डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, जो हमारा ऑलरेडी जो परंपरागत जो चक्र हैं, तो उससे हमें एक तो क्रॉप की जो उसमें भी विविधता मिलती है और हमारी इनकम में भी एक बढ़ोतरी होती है और बढ़ोतरी के साथ-साथ हमें कई तरह की ऑप्शंस उसमें मिलती है और इन चीज़ों में बहुत गुंजाइश है और आने वाले समय में इसको अडॉप्ट भी किया जाएगा क्योंकि इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत है और लगभग जो हमारे हमारे किसान हैं उनकी भी ज़रूरत है ताकि उनकी इनकम बढ़ पाए और हमारा जो है समृद्धि हो पाए। एनवायरनमेंट जो है हमारा मौसम है, क्लाइमेट चेंज है, उसमें भी देखभाल हो पाए। धन्यवाद।